हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन होगा। आज है संडे 3 अगस्त। तो यहाँ पर हम 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर हम समझेंगे, डिटेल में बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। शुरू करें तो आज के वीकली करंट अफेयर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित चोला दर्रा किन्हें आपस में जोड़ता है। चोला दर्रा या चोला पास की बात करें तो यह हमको देखने को मिलता है भारत के सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में सिक्किम और चाइना की जो बाउंड्री है, तिब्बत क्षेत्र से जो हमारी बाउंड्री लगती है, वहां पर इंडिया के सिक्किम में देखने को मिलता है चोला दर्रा। अब बात आती है कि सुर्खियों में क्यों है। देखिए, ये इंडिया का मैप है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा सिक्किम, और यहां पर ये सिक्किम की बाउंड्री जहां पर तिब्बत से शेयर होती है, यहां पर आपको चोला पास देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि डोकलाम और चोला पास जैसे जो बैटल फील्ड प्लेसेस रहे हैं, जहां पर कभी हमारा युद्ध हुआ है, किसी भी देश से हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जहां पर ऐसे प्लेसेस को बैटल फील्ड टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा, ताकि ऐसे क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये जो डिसीजन है, ये रणभूमि इनिशिएटिव के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। बात करेंगे हम रणभूमि इनिशिएटिव की, लेकिन पहले तो हम ये समझ ले कि चोला पास कहां पर है। तो ये सिक्किम है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि बैटल फील्ड टूरिज्म स्पॉट के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है। ओके, सिक्किम और तिब्बत की बाउंड्री पर इंडिया के सिक्किम में ये पास देखने को मिलता है। हिमालय की जो चोला रेंज है, हिमालय पर्वतमाला का जो पूर्वी हिस्सा है, जो कि सिक्किम में फैला हुआ है, वहां पर उसे चोला रेंज कहा जाता है। यहीं पर 4593 मीटर की ऊंचाई पर चोला पास देखने को मिलता है। तो जो टूरिस्ट स्पॉट घोषित किया गया है, वो रणभूमि इनिशिएटिव के तहत घोषित किया गया। रणभूमि इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इसी साल जनवरी मंथ में, 15 जनवरी 2025 को, जब हमारा 77th आर्मी डे था। इस दिन घोषित किया था। इसका उद्देश्य है कि जो हिस्टोरिकल वॉर प्लेसेस है इंडिया में, उन्हें टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा सके। यह रणभूमि इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। अब पहली बार किसी इंडियन महिला ने इसे जीता है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025, इसका खिताब अपने नाम किया है दिव्या देशमुख ने। आपको पता है जो फाइनल में पहुंचे ना, दोनों ही इंडियन थे, एक दिव्या देशमुख और एक थी कोनेरू हम्पी। तो दिव्या देशमुख ने फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराकर फिडे विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता। इसका आयोजन रिसेंटली जॉर्जिया के बाटुमी नाम के शहर में किया गया था। दिव्या देशमुख इस टूर्नामेंट को या इस चैंपियनशिप को, इस वर्ल्ड कप को जीतने वाली पहली इंडियन महिला बनी है। यहाँ पर जो टॉप 3 प्लेयर हैं, वो अब जाएंगे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट को खेलने के लिए। 2026 के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है 3 विमेन ने, जो कि टॉप 3 रही है। एक हो गई दिव्या देशमुख फर्स्ट, कोनेरू हम्पी सेकंड, और थर्ड पर जो रहा। तो ये 3 अब खेलेगी विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट, और वहां पर जो विनर रहेगा वो वर्ल्ड चेस चैंपियन जो उस वक्त हैं, उनसे जाकर फाइनल में मैच या टूर्नामेंट खेलेगा। तो दिव्या देशमुख इसे जीतने के बाद इंडिया की 88th ग्रैंड मास्टर बनी है, और पूरे इंडिया की 4th विमेन ग्रैंड मास्टर बनी है दिव्या देशमुख। भारत की 87th ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये हरि कृष्णन ए थे, चेन्नई से आते हैं। ये कुछ समय पहले ही 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। अब 88वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी इंडिया की दिव्या देशमुख। देखिए, फिडे विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2025 में टॉप 3 में जो रहे, दिव्या देशमुख फर्स्ट, कोनेरू हम्पी सेकंड, और चाइना की तेन जॉन्जी ये रही है थर्ड प्लेस पर। तो ये तीनों खेलेंगे वर्ल्ड कैंडिडेट टूर्नामेंट आगे चलकर। फिडे विमेंस चेस वर्ल्ड कप, इसका आयोजन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। 2021 से इसे आयोजित किया जा रहा है। 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। तो किसके द्वारा? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। हाल ही में रूस में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी का कारण किन 2 प्लेटों का आपस में टकराना था?
तो इस वीक में डेली करंट अफेयर में मैंने आपको काफी बार बताया कि रशिया के कमचटका पेनिसुला, यहाँ पर हमें एक अर्थक्वेक देखने को मिले थे, लगातार काफी सारे आए थे। इसमें सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक आया वो 8.8 तीव्रता का मैग्नीट्यूड का भूकंप था। इसके बाद प्रशांत महासागर में सुनामी की लहर आई, जिसने कमचटका पेनिसुला, मतलब रशिया के पूर्वी हिस्से, यहाँ पर मैप देखेंगे तो ये कमचटका पेनिसुला है, रशिया का पूर्वी हिस्सा, इसको भी प्रभावित किया। और जो जापान का उत्तरी हिस्सा है, इसको भी इस सुनामी ने प्रभावित किया है। ये जो सुनामी आई है दो प्लेटों के आपस में टकराने के कारण आई। एक है पैसिफिक प्लेट और दूसरी है ओखटास्क प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट और ओखटास्क प्लेट, इन दोनों के टकराने के कारण हमें सुनामी देखने को मिली रशिया में, रशिया के पूर्वी क्षेत्रों में कमचटका पेनिसुला पर। एक्चुअल में जो पैसिफिक प्लेट है ना, वो ओखटस्क प्लेट के नीचे धंसती जा रही है। तो जो सबडक्शन जोन है, जहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, तो वहां पर जब जैसे ये दो प्लेट है, अब ये नीचे धंसी, तो यहां पर एक जो सबडक्शन जोन बना और यहां पर जब भूकंप आया तो उससे प्रशांत महासागर में सुनामी आई। ठीक है, अब अगर हम जापान का उत्तरी क्षेत्र देखें या जो रशिया का कमचटका पेनिसुला देखें, तो ये इसी सबडक्शन जोन पर ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर लगातार भूकंप और सुनामी देखने को मिलते रहते हैं। तो ये क्लियर हो गया, आपको पता चल गया दो प्लेट कौन सी है, पैसिफिक प्लेट और ओखटस्क प्लेट। ये जो प्लेट है या फिर ये जो एरिया है ना, ये रिंग ऑफ फायर में आता है, प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर, जिसमें वर्ल्ड के सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर क्योंकि भूकंपी प्लेट सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पर भूकंप अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। आपको पता है जापान में 2011 में जो सुनामी आई थी, और वो जो भूकंप का कारण, जो सुनामी का कारण जो भूकंप था, वो भी पैसिफिक प्लेट और ओखटस्क प्लेट के आपस में टकराने के कारण ही आया था 2011 में। ये आता रहता है। इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल कब मनाया जाता है? हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। पूरे वर्ल्ड को टाइगर कंजर्वेशन के लिए अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना, देशों को अवेयर करना, ये ग्लोबल या वर्ल्ड या इंटरनेशनल टाइगर डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत की गई थी 2010 में। 2010 में पहली बार एक ग्लोबल टाइगर समिट का आयोजन किया गया था, और यह समिट हुई थी रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में। इस समिट में, क्योंकि ये ग्लोबल टाइगर समिट थी, टाइगर कंजर्वेशन के लिए बातचीत के लिए, यहीं पर अनाउंस किया गया कि हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाएगा। तब से 2010 से हर साल इसे 10 जुलाई को मनाया जा रहा है। देखिए, इंडिया में अगर हम टाइगर से रिलेटेड डेटा देखें, तो इंडिया में वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था उत्तराखंड में 1973 में। यहां से इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। भारत में दुनिया की टाइगर पॉपुलेशन का 75% टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी टाइगर पर, 2022 की रिपोर्ट थी। इसके अनुसार इंडिया में 3682 टाइगर, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। अगर हम स्टेट देखें तो एमपी में सबसे ज्यादा 785 टाइगर, सेकेंड पर आता है कर्नाटका 563, और उत्तराखंड में 560 टाइगर देखने को मिलते। ओके, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं, आप सभी के लिए ल्यूसेंट का स्टैटिक जीके का कोर्स यहां पर अवेलेबल है। आपको पता है सेंट्रल की, स्टेट की जितनी भी एग्जाम्स है, जितने भी वनडे एग्जाम्स है, वहां पर ल्यूसेंट स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो यहां पर आप स्पेशली लूसेंट स्टैटिक जीके के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा लूसेंट स्टैटिक जीके और इसके अलावा जो अदर फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो लेक्चर भी आप देख सकते हैं आपके इस कोर्स का, हर टॉपिक का, और प्रैक्टिस टेस्ट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में, तो आप इसे अवेल कीजिए। कोई भी हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीशू समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? पीशू समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025,
इसमें इंडिया ने टोटल 12 मेडल अपने नाम किए। कितने? 12। और मेडल टेली में इंडिया दूसरे स्थान पर रहा। देखिए, सॉरी, दूसरे नहीं, 20वें स्थान पर रहा है, बहुत दूर है, 20वें स्थान पर रहा है। देखिए, पहली चीज आती है कि आयोजन कहाँ किया गया। तो समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किया गया जुलाई मंथ में, जुलाई के एंड में, जर्मनी के रेन रूहर नाम के शहर में। यह 32वां एडिशन था। इंडिया ने 12 मेडल अपने नाम किए। इसमें से 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। और मेडल टेली में इंडिया 20वें स्थान पर रहा है। इसके पहले 2021 में जब आयोजन किया गया था इस प्रतियोगिता का, तब इंडिया 7th रैंक पर था और भारत ने उस वक्त 26 मेडल अपने नाम किए। इस बार केवल 12 ही मेडल इंडिया ने जीते। मेडल टेली में सबसे पहले स्थान पर जापान रहा 83 मेडल के साथ, सेकंड पर चाइना 76 मेडल के साथ और थर्ड पर यूएसए 84 मेडल के साथ। अब यहां पर जो फीशू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है, इनकी बात करें तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो होते हैं, जो एथलीट होते हैं, उनके लिए ओलंपिक गेम्स माना जाता है। इससे आयोजन कौन करवाता है? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। समर और विंटर दोनों आयोजित होते हैं, 2 साल में अलग अलग समय पर इनका आयोजन किया जाता है। समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 1959 में शुरू किए गए थे और विंटर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत 1960 में की गई थी। चर्चा में रहा बृहदेश्वर मंदिर किस वर्ष यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था? बृहदेश्वर मंदिर, जो कि हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। रिसेंटली यहां पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था, तो उसके कारण काफी सुर्खियों में रहा बृहदेश्वर मंदिर, क्योंकि चोला डायनेस्टी के शासकों ने इसे बनवाया है इतिहास में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में बृहदेश्वर मंदिर को शामिल किया गया था 1987 में। कब? 1987। अच्छा, किस राज्य में? क्वेश्चन ऐसा है। तो तमिलनाडु में यह देखने को मिलता है। तमिलनाडु की जो थंजावुर डिस्ट्रिक्ट है, थंजावुर जिला, यहां पर बृहदेश्वर टेम्पल एक शिव मंदिर है। कभी इतिहास में चोला डायनेस्टी का, चोला एम्पायर का शासन रहा है तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों में। उस वक्त 1003 से लेकर 1010 ईस्वी में राजराजा प्रथम, इन्होंने, जो कि चोला एम्पायर के शासक थे, इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण करवाया। आगे चलकर 1987 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, शिव मंदिर। इसे अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे राजराजेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और एक तमिलनाडु लैंग्वेज में पेरुवुदैयार टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है बृहदेश्वर टेम्पल को, तमिलनाडु राज्य में। भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल कहां लॉन्च की गई है? इंडिया की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया तमिलनाडु के तुतीकोरिन एयरपोर्ट पर। अभी केवल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे अनाउंस किया था, इसको शुरू किया था तमिलनाडु के तुतीकोरिन एयरपोर्ट। इसमें किया क्या जाएगा कि जो पर्टिकुलर एयरपोर्ट है, जिसको भी चुना जाएगा, वहां से उस रीजन में पाए जाने वाले किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल जो लोकप्रिय प्रोडक्ट है, उसको वहां से एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए किसी भी एयरपोर्ट का पहले चुनाव किया जाएगा, फिर एयरपोर्ट चुनने के बाद देखा जाएगा कि उस एयरपोर्ट के रीजन में सबसे फेमस चीज क्या है, सबसे फेमस प्रोडक्ट क्या है। उसके लिए एयरपोर्ट पर वेयर हाउस है ना, और इसके अलावा जो उसके संरक्षण के लिए जितनी भी यूनिट होती है उसका निर्माण किया जाएगा, उसके स्टोर करने के लिए जितनी भी यूनिट की जरूरत है उसका निर्माण किया जाएगा, और फिर वहां से उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरीके से वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, इसे लॉन्च किया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तुतीकोरिन एयरपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इसे शुरू किया जा रहा है, एक नोडल मिनिस्ट्री है इसकी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी केवल लागू किया गया, इसके बाद अगर सक्सेस हो जाता है तो पूरे देश के एयरपोर्ट में इसे लागू किया जाएगा। डन। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल का नया डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया, महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बनाए गए संजय सिंघल, एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल हैं संजय सिंघल। 1 सितंबर 2025 को ये अपना पद ग्रहण करेंगे, अभी केवल चुना गया है, और 31 दिसंबर 2028 तक अपने पद पर कंटिन्यू करेंगे।
अभी तक एसएसबी के डायरेक्टर जनरल के पद पर अमृत मोहन प्रसाद है। 31 अगस्त तक ये अपने पद पर रहेंगे, फिर रिटायर होंगे और फिर इनको रिप्लेस करेंगे कौन? संजय सिंघल, सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल। संजय सिंघल 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी है, ठीक है। इसके पहले भी बीएसएफ में स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी तक ये काम कर रहे हैं और अब ये एसएसबी के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे। सशस्त्र सीमा बल सेंट्रल की आर्म्ड पुलिस फोर्स से 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसके बाद नेपाल और भूटान का जो सीमावर्ती इलाका है, जो बाउंड्री है, वहां पर सिक्योरिटी के लिए काम करती है सशस्त्र सीमा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत 20 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना की गई। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में किस राज्य ने घोषित किया? एम एस स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इनकी जयंती है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को इनकी जयंती पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे, सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। यह है एम एस स्वामीनाथन। वैसे देखिए, एम एस स्वामीनाथन की बात करें ना, इनका जन्म 7 अगस्त 1925 में हुआ। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, वैसे तो भारत के तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। इंडियन साइंटिस्ट, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक और फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। 1966 से 67 में जो हरित क्रांति हुई थी इंडिया में, खाद्यान्न उत्पादन में बम्पर पैदावार बढ़ी थी, उसका श्रेय दिया जाता है एम एस स्वामीनाथन को। इन्हें भारत सरकार ने तीनों पद्म अवार्ड से सम्मानित किया है, भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो काफी उपलब्धियां हैं। पद्मश्री दिया गया था इन्हें 1967 में, पद्म भूषण दिया गया 1972 में, पद्म विभूषण दिया गया 1989 में और फाइनली 2024 में लास्ट ईयर इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1971 में दिया जा चुका है और पहला वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था 1987। एम एस स्वामीनाथन। टाइफून कोमे ने किस देश को प्रभावित किया है? एक टाइफून हमको देखने को मिला कोमे, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में आया था और इसने प्रभावित किया चाइना को। वैसे चाइना और उसके आसपास के जो देश है, चाइना, जापान, फिलीपींस, इन सभी देशों को प्रभावित किया टाइफून कोमे ने। कहां पर आया था साइक्लोन? वेस्ट पैसिफिक ओशियन में आया था, ठीक है। थार रेगिस्तान में मिला पहला हड़प्पा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रिसेंटली थार डेजर्ट कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान के थार डेजर्ट में एक हड़प्पा सिविलाइजेशन का प्लेस मिला है। वैसे राजस्थान के अलग अलग एरियाज में पहले भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के प्लेसेस मिले हैं, फॉर एग्जांपल कालीबंगा, लेकिन डायरेक्टली थार डेजर्ट में अभी तक कोई भी नहीं मिला। लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री लगती है थार रेगिस्तान में, वहां पर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पहला हड़प्पा कालीन स्थल मिला है थार रेगिस्तान का और इस प्लेस को नाम दिया गया है रातड़ियारी ढेरी। वैसे इसका नाम ही प्लेस का पहले से ही रातड़ियारी ढेरी था, तो यहीं पर हड़प्पा कालीन ये प्लेस खोजा गया। तो अभी तक प्लेस का कोई ऑफिशियल नाम नहीं दिया गया, इसलिए इसको रातड़ियारी ढेरी के नाम से ही पुकारा जा रहा है। थार डेजर्ट में जैसलमेर राजस्थान में पहला हड़प्पा सिविलाइजेशन का कोई प्लेस। अच्छा, क्या क्या मिला है? जो साइंटिस्ट है वो हैरान तो है ही है, क्योंकि डेजर्ट में वहां पर सिविलाइजेशन थी उस वक्त। तो जो मिला है, रेड व्हाइट कलर के काफी सारी जो मृदबांड है वो देखने को मिले हैं, व्हाइट कलर के हैं ये। कटोरे, घड़े, प्याले देखने को मिले हैं। हैंडमेड मिट्टी के बर्तन देखने को मिले हैं, मिट्टी, शंख, पत्थर की चक्कियां देखने को मिली है, भट्टी देखने को मिली है, प्राचीन दीवारों के अवशेष देखने को मिले हैं। तो ये चीजें ऐसी है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर हम इंडिया में बात करें, ऑल ओवर इंडिया में अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की पहली नगरीकृत सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, जो कि इंडिया में उत्तर भारत में विकसित हुई थी, या फिर मध्य एशिया आप इसको बोल सकते हैं। स्पेशली रावी और हड़प्पा नदी के, जो रावी और सिंधु नदी है, उनके किनारे ये सिविलाइजेशन पनपी थी। सबसे पहला जो प्लेस था ना सिंधु घाटी सभ्यता को, 1921 में हड़प्पा खोजा गया था रावी नदी के किनारे, और इसे खोजा था दयाराम साहनी ने। उसके बाद इंडिया में काफी जगह पर हड़प्पा प्लेसेस के साक्ष्य देखने को मिले।
आरोपण कालीबंगा, लोथल गुजरात में, है ना। तो हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान का बलूचिस्तान क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दायमाबाद, दक्षिण में महाराष्ट्र। तो काफी सारे प्लेसेस देखने को मिले हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता के। 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर ऑलमोस्ट 1700 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप के नॉर्थ वेस्ट रीजन में। आगे आइए, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना? कौन सा फंडामेंटल राइट? तो राइट टू मोटरेबल रोड्स और राइट टू जो सुरक्षित सड़कें या फिर जो सेफ रोड हैं उनको फंडामेंटल राइट घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसे इंक्लूड किया है आर्टिकल 21 में। आपको पता है आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफी सारे राइट्स हैं जो कि मौलिक अधिकारों में शामिल किए गए हैं आर्टिकल 21 में। इसी कड़ी में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस की बेंच ने एक डिसीजन दिया। ये 2 जजेस थे JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन। इन्होंने डिसीजन दिया कि सेफ रोड और मोटरेबल रोड ये आर्टिकल 21 के तहत लोगों का फंडामेंटल राइट है, ये लोगों को मिलनी चाहिए। सेफ रोड मतलब जहां पर एक्सीडेंट जोन कम हो, एक्सीडेंट कम हुए, और मोटरेबल रोड मतलब जहां पर कार, बाइक, ट्रक सेफली चलाए जा सके, चलाने लायक हो, गड्ढे ना हो, अच्छी सड़कें हो। तो ये लोगों का मौलिक अधिकार, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 के तहत। जैसे आर्टिकल 21 के तहत पहले भी काफी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार माना है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लोथ्स, राइट टू फूड, राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू वाटर। इनको पहले भी सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार घोषित कर चुका है आर्टिकल 21 के तहत। राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ये सारे। और अब जो जोड़ा गया राइट टू सेफ एंड मोटरेबल रोड को। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के COP15 सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के COP15 का आयोजन किया गया जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में। देखिए, एक COP की बैठक होती है जो जलवायु परिवर्तन पर होती है। वो COP29 लास्ट ईयर आयोजित की गई थी अजरबैजान के बाकू में, वो जलवायु परिवर्तन पर। ये रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड की COP15 समिट है, आयोजन किया गया जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल में। यहीं पर एक डिक्लेरेशन अपनाया गया है, विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन, क्योंकि शहर का नाम वही। इस डिक्लेरेशन में जितने भी सदस्य देश है रामसर कन्वेंशन के, उनको वेटलैंड को बचाने के लिए जोर देने पर बात की गई है कि आप सभी जोर दो, आप सभी काम करो वेटलैंड को बचाने के लिए। तो आर्द्र भूमि संरक्षण पर रामसर कन्वेंशन की COP15 कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में किया गया। 172 कंट्रीज के 3000 से ज्यादा डेलीगेट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया कि वेटलैंड को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर बात की गई। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन की COP बैठक है, ये हर 3 साल में आयोजित की जाती है। इस बार ये 15वीं बैठक है। इसके पहले 2022 में जो COP14 था उसका आयोजन चाइना के वुहान में और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संयुक्त रूप से किया गया। और अभी कहां पर आयोजित की गई 15वीं COP मीटिंग रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड की? तो यह आयोजन किया गया जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में। आगे चलें, ठीक है। तो इंडिया में अगर हम रामसर साइट देखें तो इंडिया में वर्तमान में 91 रामसर साइट देखने को मिलती, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। इंडिया की जो लेटेस्ट रामसर साइट है 1 महीने पहले जुड़ी है, राजस्थान का खीचन और राजस्थान का मेनार वेटलैंड लास्ट ईयर जुड़े थे। ये इनको मिलाकर इंडिया में वर्तमान में 91 रामसर साइट है वेटलैंड। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? संयुक्त सैन्य अभ्यास है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, ये इंडिया और सिंगापुर के मध्य में आयोजित किया जाता है बोल्ड कुरुक्षेत्र के नाम से। तो इस बार भी इंडिया और सिंगापुर के मध्य में ये मिलिट्री एक्सरसाइज राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की गई। दोनों देशों के मध्य में कॉपरेशन को बढ़ाना इस मिलिट्री एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य है। 2023 में भी इसका आयोजन जोधपुर में किया गया था और 2025 में भी जोधपुर में ही आयोजित की गई। 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 2005 में। रवांडा का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया?
रवांडा जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसके नए प्रधानमंत्री जस्टिन सेंग्यूमा को नियुक्त किया गया। जस्टिन सेंग्यूमा को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये है जस्टिन सेंग्यूमा। ठीक है, नाम थोड़ा सा अलग है क्योंकि अफ्रीकी देश है, नाम थोड़ा अलग ही होते हैं इनके। यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें अगर हम रवांडा के, तो पॉल कागामे, ये काफी सुर्खियों में रहते हैं। ये प्रेसिडेंट है, एक्चुअल पावर वहां पर प्रेसिडेंट के हाथ में ही। तो इन्होंने नया पीएम नियुक्त किया है रवांडा का, जस्टिन सेंग्यूमा को। ओके, तो रवांडा के नए पीएम के रूप में ये अपॉइंट किए। रवांडा की अगर हम लोकेशन देखते हैं, कैपिटल देखते हैं, तो रवांडा एक अफ्रीकी देश है, किगाली इसकी कैपिटल है। पॉल कागामे इसके प्रेसिडेंट है। अगर हम नेबर कंट्री देखें तो रवांडा की बाउंड्री लगती है युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। 4 देशों से ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहां किया है? इंडिया ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया तमिलनाडु के चेन्नई में। क्योंकि तमिलनाडु के चेन्नई में एक फैक्ट्री देखने को मिलती है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसने ही इस कोच का निर्माण किया है। तो हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच का सक्सेसफुली ट्रायल किया गया है। इस ट्रेन कोच को दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच बताया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो पावर है, वो क्षमता है, वो बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगे हुए हैं इस कोच में, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन किया जाता है और इससे ये ट्रेन का संचालन किया जाता है। तो इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच कहाँ परीक्षण किया गया? चेन्नई में। इसका जो कोच है वो 1200 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक किसी भी हाइड्रोजन कोच में सबसे ज्यादा है। ठीक है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव के तहत इसे बनाया गया। इंडियन रेलवे का एक इनिशिएटिव है जिसमें पूरे भारत में 35 हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को शुरू किया जाएगा। स्पेशली ये हेरिटेज और हिल्स एरिया में रूट्स पर चलाई जाएगी और एक ट्रेन को बनाने में 80 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है, बजट रखा। झारखंड राज्य पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? झारखंड राज्य पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के रांची के ही रहने वाले हैं, इंडियन क्रिकेटर। तो अब धोनी झारखंड के टूरिज्म को प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। आगे आने वाले 4 साल के लिए इन्हें झारखंड राज्य का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, महेंद्र सिंह धोनी को। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव कहां चलाया गया? इंडियन आर्मी के द्वारा रिसेंटली ऑपरेशन महादेव चलाया गया जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो पहलगाम घटना के आतंकवादी थे, उनको ऑपरेशन महादेव के तहत एलिमिनेट किया गया। उन तीनों आतंकवादियों को, जो लिडवास रीजन है जम्मू कश्मीर का, जो कि दाचीग्राम नेशनल पार्क का एरिया है, यहाँ पर ये जंगल में छुपे हुए थे पहलगाम के तीनों आतंकवादी। तो हमारी जो इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प है, एक यूनिट है, इन्होंने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास लिडवास एरिया में ऑपरेशन महादेव को लॉन्च किया। ड्रोन के माध्यम से इनकी लोकेशन को डिटेक्ट किया और तीनों टेररिस्ट को यहां पर मार गिराया। इसमें से एक टेररिस्ट सुलेमान शाह, पहलगाम टेरर अटैक का मास्टरमाइंड, और 2 टेररिस्ट भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहलगाम अटैक से जुड़े हुए थे। तो हमारी इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का यह जॉइंट ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव, जिसे चलाया गया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। यूईएफए महिला यूरो 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? यूईएफए महिला यूरो 2025 का खिताब इंग्लैंड ने अपने नाम किया। यूरोप में महिलाओं की एक फुटबॉल चैंपियनशिप है, महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है ना। यूईएफए जो यूरोप के देश है, उनके लिए विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप है। रिसेंटली इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया था, जहां पर इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम ने स्पेन को हराकर यह खिताब जीता। और यह दूसरी बार है जब इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम ने यूईएफए विमेंस यूरो 2025 यूईएफए विमेंस यूरो कप का खिताब जीता। हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। 1982 में शुरुआत की गई थी और सबसे ज्यादा बार इसे जर्मनी ने 8 बार अपने नाम। 2025 में यूईएफए विमेंस यूरो कप का विनर रही इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम, रनर अप रही स्पेन की महिला फुटबॉल टीम।
स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण तक पहुंच को मौलिक मानव अधिकार किसने घोषित किया है? क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट घोषित किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। एक्चुअल में क्या हुआ है कि वनुआतू, जो कि एक प्रशांत महासागर का देश है, वनुआतू, वो पहुंच गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इसने डिमांड की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरमेंट फंडामेंटल ह्यूमन राइट होना चाहिए हर व्यक्ति, ताकि देश जो हैं, दूसरे देश जो हैं, वो उनकी लीगल ड्यूटी बन जाए कि वो एनवायरमेंट का ध्यान रखेंगे और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए काम करेंगे। ये उनकी लीगल ड्यूटी होना चाहिए, केवल एक आप बोल सकते हैं दायित्व नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है, करा तो करा, नहीं करा तो ना करा, कर्तव्य नहीं होना चाहिए, लीगल ड्यूटी बनाओ इसको, कानून के दायरे में लेके। तो वनुआतू एक पैसिफिक ओशियन में आइलैंड कंट्री है। अगर क्लाइमेट चेंज बढ़ता है ना, तो ये देश डूब जाएगा आने वाले समय में समुद्र में। तो 2021 में इसने डिसीजन लिया कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएगा और इसी की डिमांड पर अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरमेंट फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। हर देश की लीगल ड्यूटी है कि वो इन्हें लागू करे, ग्लोबल वार्मिंग को कम करे, एनवायरमेंट को सेफ रखे, ताकि समुद्र में जो ऐसे देश है उनके जो लोग हैं उनका भी राइट बना रहे। ठीक है ना। तो वनुआतू, अगर आप यहाँ पर लोकेशन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर है, वहां पर यह देश देखने को मिलता है। पोर्ट विला वनुआतू की कैपिटल है। ठीक है, अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो यह है पोर्ट विला और यह है वनुआतू। आगे आइए। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश राज्य। एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट को इसने लॉन्च किया है, मतलब सड़कों को एआई के माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने यूपी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इसकी परमिशन दी, इसका अप्रूवल दिया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी से केवल लॉन्च किया गया है। यूपी गवर्नमेंट ने 2025-26 के बजट में 10 करोड़ रुपए का बजट इस प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित किया था इसी साल, और अब एआई बेस्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। इसके तहत एआई के लिए सर्विलेंस कैमरास लगाए जाएंगे, एआई का यूज किया जाएगा, ड्रोन्स का यूज किया जाएगा, एक्सीडेंट का रिकॉर्ड रखा जाएगा, वेदर की जानकारी रखी जाएगी, वाहन की डिटेल जो वहां से निकलते हैं, हिस्ट्री, ट्रैफिक, इनका कंट्रोल किया जाएगा। इन फ्यूचर ऐसे जोन्स का पता लगाया जाएगा जो एक्सीडेंटल जोन है, कैसे एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है, कारण क्या है, इनके बारे में पता किया जाएगा, और पुलिस को रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये इंडिया का पहला एआई बेस्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य ने इससे हाल ही में लॉन्च किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर ए राजा रंजन अपॉइंट किए गए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर, ठीक है। इनके पहले अभी तक एस उन्नीकृष्णन नायर इस पद पर थे। इनको, क्योंकि इनका 31 जुलाई को रिटायर हो गए हैं, तो इनके प्लेस पर नए डायरेक्टर ए राजा रंजन को अपॉइंट किया गया। इस पद पर नियुक्ति के पहले ए राजा रंजन सतीश धवन स्पेस सेंटर के डायरेक्टर के रूप में अभी तक काम कर रहे थे, और अब इनका ट्रांसफर हुआ है और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के ये नए डायरेक्टर बने, ए राजा रंजन। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो के अंतर्गत कार्य करता है, और इसरो के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट चाहिए, जो संसाधन चाहिए, उनका निर्माण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर करता है। इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। म्यांमार का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? म्यांमार, जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इसके नए प्रधानमंत्री यून्यो सा को नियुक्त किया गया। आपको पता है म्यांमार में 2020 में इलेक्शन हुए थे, वहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, और आंग सांग सू की पार्टी वहां पर जीत के आती है। आंग सांग सू की पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये जीत के आती है, लेकिन जो आर्मी के सपोर्ट वाली पार्टी थी वो यहां पर हार जाती है। अब आर्मी क्या करती है, आंग सांग सू की पार्टी पर इल्जाम लगाती है कि आपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में धांधली की है, और सेना क्या करती है कि तख्ता पलट कर देती है आंग सांग सू की गवर्नमेंट का, और सेना कब्जा कर लेती।
सेना के जो आर्मी चीफ है मिन ऑन्ग, इनका अभी तक कंट्रोल था 4 साल से म्यांमार में, क्योंकि आर्मी रूल था यहाँ पर। अब क्योंकि दिसंबर 2025 में यहाँ पर इलेक्शन होने, तो उसके पहले जो आर्मी चीफ है मिन ऑन्ग, इन्होंने अपना नया पीएम नियुक्त किया है म्यांमार का, यू न्योसा को। और इसके अलावा खुद स्टेट सिक्योरिटी एंड पीस कमीशन के अध्यक्ष बन गए। ये जो स्टेट सिक्योरिटी एंड पीस कमीशन है ना, म्यांमार में इलेक्शन पर निगरानी करता है कि इलेक्शन फेयर तरीके से हो रही कि नहीं। हालांकि ये खुद ही तख्ता पलट यही कर रहे हैं तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। पर ठीक है, नए पीएम कौन बने हैं? यू न्योस सा, ठीक है, म्यांमार के नए पीएम। आगे आ जाए, ये हो गया, ये बता दिया था। म्यांमार की जो पार्लियामेंट है ना, उसमें 25% सीटें वहां की आर्मी के लिए पहले से ही रिजर्व है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही रिजर्व, तो फिर दिक्कत होनी है। म्यांमार एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। प्राचीन काल में बर्मा के नाम से जाना जाता था। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस और थाईलैंड इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इसकी कैपिटल है नेपिदा और कियात यहाँ की ऑफिशियल करेंसी। कावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जाएगा? कावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा चिनाब रिवर पर, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। एक्चुअल में इसको बनाने की जो प्रोसेस है ना, 1980 में बनाया जा रहा था, लेकिन सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में पाकिस्तान से हुआ था, तो उसका काफी लोग विरोध कर रहे थे, पाकिस्तान भी काफी अड़चन डाल रहा था। तो 1980 में हमने क्या किया कि सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। अब 2025 में हमने सिंधु वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया। उसके बाद अब हमने इंटरनेशनल टेंडर जारी किए इस प्रोजेक्ट के लिए, इंडियन गवर्नमेंट, कि भाई जो भी टेंडर ले जाता है बना के दो हमको सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट। अगर ये बन जाता है तो ये जम्मू कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है, और इसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट रखी गई है ऑलमोस्ट 910 करोड़ रुपए। इसके लिए हाल ही में टेंडर जारी किए। लास्ट क्वेश्चन, बीसी राय ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है? बीसी राय ट्रॉफी 2025-26 का खिताब मणिपुर की टीम ने अपने नाम किया। एक फुटबॉल प्रतियोगिता है बीसी राय ट्रॉफी। 2025-26 की इस ट्रॉफी का आयोजन पंजाब के अमृतसर में किया गया था। अभी 20 से 30 जुलाई तक आयोजित की गई। मणिपुर ने फाइनल में वेस्ट बंगाल की फुटबॉल टीम को हराकर यह खिताब जीता है। मणिपुर ने यह ट्रॉफी 25 साल बाद जीती है। इसके पहले जो मणिपुर है वो ये तीसरी ट्रॉफी, 2 बार पहले जीत चुका, और ये इस बार इसका तीसरा खिताब है। जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है बीसी रॉय ट्रॉफी, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। वेस्ट बंगाल के सीएम विधान चंद्र रॉय के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम बीसी रॉय ट्रॉफी, ठीक है। 36 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करती है। 1962 में इसकी शुरुआत की गई थी ट्रॉफी या चैंपियनशिप की। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। 2025 में मणिपुर विनर रही, रनर अप वेस्ट बंगाल रही, लेकिन 2024 में वेस्ट बंगाल विनर रही थी। और सबसे सक्सेसफुल टीम देखें तो वेस्ट बंगाल ही है। 18 बार इसने बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ओके, तो यहां पर हमारे 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, टॉप 25 करंट अफेयर को यहां पर हमने डिटेल में समझा है। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको बताया, एक एक फैक्ट को हमने समझा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और ल्यूसेंट स्टैटिक जीके की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं। चलिए कल मुलाकात करेंगे, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।